Cl माइनस क्योंकि छोटा होता है साइज में, तो नॉर्मली अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। जबकि H2SO4 का जो HSO4 माइनस आएगा, इन केस अगर आता है, मतलब आएगा, ऑब्वियस ही बात है। तो SO4 माइनस वाला जो पार्ट है ना, HSO4 माइनस, ये काफी बड़ा ग्रुप है, काफी बड़ा कंपाउंड है। काफी बड़े कंपाउंड अच्छे न्यूक्लियोफाइल नहीं होते, क्योंकि बड़ा कंपाउंड है तो उसका मूव करने का टेंडेंसी खराब होता है, तो अच्छे न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव नहीं करते हैं कभी भी। तो HSO4 माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव नहीं करेगा। तो वैसे रिएक्शन जहां पे अपने को H प्लस तो चाहिए, बट अपने को HSO4 माइनस नहीं चाहिए, उन सब केसेस में हम लोग बल्कियर एसिड्स यूज करते हैं। मतलब हम लोग को H प्लस चाहिए, H प्लस आएगा कहाँ से? अब आइदर H2SO4 ले आओ, मतलब बल्कियर एसिड्स ले लो, या HCl HBr HI इस टाइप का एसिड ले लो। स्ट्रॉन्ग ही एसिड चाहिए, वीक एसिड तो अपने काम का है ही नहीं ऐसे भी, क्योंकि उधर से H प्लस नहीं मिलेगा सफिशिएंटली। तो अगर हम लोग वैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स ले रहे हैं जहां से हम लोगों को Cl माइनस Br माइनस I माइनस मिलेगा, तो प्रॉब्लम यह है कि वो Cl माइनस Br माइनस I माइनस भी रिएक्शन कर जाएगा, जो हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोगों को चाहिए कि केवल H प्लस मिल जाए, केवल वही रिएक्शन करे। एक रिएक्शन हम लोग सीखेंगे, ऑल्दो जब अल्कोहल का रिएक्शन डिस्कस करेंगे ना हम लोग, तो अल्कोहल के रिएक्शन में एक जगह आएगा इथेनॉल का रिएक्शन। उस इथेनॉल के रिएक्शन में एक केस आएगा जहां पे टेम्परेचर डिपेंडेंसी तुमको पता चलेगा। तीन अलग अलग केसेस है, 110 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस। हम नॉर्मली टेम्परेचर याद करने नहीं बोलते कभी, बट ये केस याद रखना पड़ेगा। ये तीन अलग अलग टेम्परेचर्स में एक जगह एलिमिनेशन होता है, एक जगह वाटर के साथ सब्स्टिट्यूशन होता है, और एक जगह जो एसिड है उसके तरफ से सब्स्टिट्यूशन होता है। तो ये जो केस है उससे तुमको आइडिया लगेगा कि कब हम लोग, मतलब क्यों ओवरऑल एक्चुअल में बल्कियर एसिड यूज करना प्रेफर करते हैं। और भी एक रीजन आएगा, वो हम लोग को एक्चुअल में पता चलेगा जब हम लोग अल्कोहल के रिएक्शंस डिस्कस कर रहे होंगे एलिमिनेशन में, तभी एक्चुअल में वो चीज पता चलेगा हम लोगों को कि बल्कियर एसिड का मेन पर्पस क्या है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन में जब हम लोग एलिमिनेशन का डिस्कशन करेंगे तब पता चलेगा इस चीज के बारे में। और कोई डाउट तो बताओ, जल्दी बताओ, और कोई डाउट? फिर होमवर्क में हाँ बोलो। एक्सरसाइज 1 का 13C और 15। एक्सरसाइज 1 का 13C और 15, एक मिनट। नहीं सर, 13C हो गया, बस 15। एक्सरसाइज सर 1 का मेरा नहीं हुआ 13C। 13C, 13C में HOCl दे रखा है ना, तो बनने लायक सवाल है यार। क्या दिक्कत है HOCl में? HOX का रिएजेंट पता है ना, HOX हाइपोहेलस एसिड, यहाँ से X प्लस मिलता है और OH माइनस मिलता है। मार्कोव एडिशन प्रोडक्ट बनाना है अपने को, तो Cl वाला पार्ट आराम से एक जगह पे ऐड कर दो, क्योंकि Cl इलेक्ट्रोफाइल है, तो वहां पे जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, और OH माइनस वाला पार्ट फिर अंदर वाले पे जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये रिएजेंट बताया हुआ है ना अश्मिता? यस सर। यस सर। उसमें कंफ्यूजन था कि Cl नीचे क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन पे जाएगा जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। और कोई डाउट? 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 वाले पार्ट में हम लोग ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि, क्या डाउट है इसमें? घटिया सवाल है, बता क्या डाउट है। बता भी, क्या डाउट है इसमें? कुछ समझ में नहीं आया करना क्या है इसमें। हम्म, हमें तन्ने तुम्हारा भी डाउट है? नहीं सर। बड़ा सिंपल सर सा ये केस बोली है, थी अभी। मालूम पड़ गया कि गाली सुनेंगे। बड़ा सिंपल सा केस है, अल्कीन है, अल्कीन वाले पार्ट में HBr का एडिशन करा है नॉर्मल, तो इस केस में क्या होगा, तुम्हारे को अपनी को प्रोडक्ट के हिसाब से जो प्रोडक्ट हम लोग सोचते हैं वही बनाना है। कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट हो सकता है तो करा सकते हैं, अदरवाइज जैसे सिंपल कि हम लोग देखेंगे कि ज्यादा ज्यादा स्टेबल हम लोगों को कार्बोकेटायन कहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल मिलेगा, इसमें ब्रोमीन ऐड कर दिया, ये प्रोडक्ट बन गया। बट अगर हम लोग यहाँ पे पेरोक्साइड ले लें, पेरोक्साइड का मतलब, अब थोड़ा मोह माया से ऊपर उठो, H2O2 केवल पेरोक्साइड पेरोक्साइड नहीं है, R2O2 दे रखा है यहाँ पे,
CH3 होल ट्वाइस। CH3 होल ट्वाइस का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर ROOR, और ऑक्सीजन में भी होल ट्वाइस दे रखा है, ये भी पेरोक्साइड है। तो एक छोटा सा टॉपिक बताया था तुम लोगों को, खराश इफेक्ट। बताओ भाई कोई, खराश इफेक्ट कुछ बताया था? पेरोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट, एंटी मार्कोनी कोएडिशन प्रोडक्ट, ऐसे कुछ बताया है? यस यस सर। सर। तो एक तरफ दिख रहा है ये चीज। कर सकेंगे ट्राई? सेकंड वाले केस में क्या होगा, तो बस यही देखना है ना अपने को कि जो हम लोग कार्बोकेटायन बना रहे हैं उसके हिसाब से काम करने का है। बनेगा कि नहीं बनेगा? बोल ही नहीं रहे जी सब। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बनेगा। मतलब पेरोक्साइड इफेक्ट वाले पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि रेडिकल ज्यादा स्टेबल कहाँ पे है। जहाँ रेडिकल ज्यादा स्टेबल है वहां पे H का एडिशन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे पहले Br का एडिशन होता है, फिर रेडिकल देखना है। तो रेडिकल यहाँ बन सकता है पहला पोजीशन, या फिर यहाँ बन सकता है दूसरा पोजीशन। अगर पहले पोजीशन की बात करें तो पहले पोजीशन पे रेजोनेंस मिलेगा, रेडिकल ज्यादा स्टेबल बन जाएगा यहाँ पे। तो इस केस में हम लोग आराम से मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का H एडिशन होगा, पहले ब्रोमीन वाला पार्ट पहले ही ऐड हो चुका है। तो सेकंड वाले केस में ये प्रोडक्ट आएगा। पेरोक्साइड पहचानना सीखो। अगर दो O2 है तो स्ट्रक्चर बनेगा ही क्या? मतलब इस केस में जो CH3 होल ट्वाइस O2 दे रखा, ऑब्वियस सी बात है इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। नीचे कुछ भी दिया, एक चीज तो मालूम है कि HBr के बाद नीचे स्लैश में कुछ भी दिया मतलब वो मीडियम है। अब मीडियम एग्जैक्टली क्या दे रखा, तो नॉर्मली हम लोग CH2Cl2 CCl4 ये सब ले सकते थे, बट यहाँ तो कुछ अजीब टाइप का दिख रहा है। O2 दिख गया, पेरोक्साइड टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर ये सोच नहीं पा रहे हैं तो दिक्कत है, ऐसा तो सोचना पड़ेगा। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखा है तुम लोगों ने, स्ट्रक्चर बनाना सीख रखा है, पर ठीक है। ये सब जैसे क्वेश्चंस के थ्रू ही समझ में आएगा। जब क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे तब जाके आइडिया लगेगा कि अच्छा इस तरीके से स्ट्रक्चर दिए जाते हैं, इसीलिए क्वेश्चंस करना मस्ट होता है। हम कितना भी थ्योरी बता दें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करने का लाखों तरीका हो सकता है, वो चीजें सीखनी है अपने को। और बताओ क्वेश्चन नंबर 15 के सर अलावा और कोई क्वेश्चन डाउट? नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में, हाँ बताओ। सर यहाँ पे दो प्रोडक्ट क्यों बन रहे हैं जो सेलेक्टिव रिएजेंट है? तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, सवाल तो अच्छा है, बट तुम लोगों को एक छोटा सा चीज बताया था वर्ज रिएक्शन में, अगर याद हो तो। हम ये बताए थे जब भी कभी हम लोग का रेडिकल बनता है, चलो ठीक है, इतना तो मालूम है अपने को कि फ्री रेडिकल रिएक्शन है NBS वाला पार्ट, तो इस कार्बन पे रेडिकल बनेगा, ऐसा बोल सकते हैं। जब रेडिकल बनेगा तो ये रेजोनेंस में जा सकता है, दूसरे कार्बन पे रेडिकल बनेगा। जहां पहले कार्बन पे रेडिकल बना वहां से ब्रोमीन एडिशन करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। जहां दूसरे कार्बन पे रेडिकल बना वहां पे ब्रोमीन का एडिशन होकर प्रोडक्ट बन सकता है। तो ये दो प्रोडक्ट आएगा। इनफैक्ट अगर हम लोग स्टीरियो आइसोमर की बात करेंगे तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट काउंटिंग चेंज हो सकता है, बट ठीक है, स्ट्रक्चरल में दो प्रोडक्ट आराम से बनाया जा सकता है। अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 10 के अलावा और कोई डाउट? सर पिक्रिक एसिड कैसे एफर्वेसेंस कर पा रहा है वो समझ में नहीं आया। क्या क्या क्या? पिक्रिक एसिड एफर्वेसेंस हम्म। शो कर पा रहा है तो वो समझ में हाँ, नहीं आया समझ नहीं आया कर कि पा रहा उसको याद नहीं है। कर पा रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। अरे हाँ भाई भाई, सर जब तो हम लोगों का पारा नाइट्रोफिनॉल एफर्वेसेंस टेस्ट कर पा रहा है तो हम लोग का पिक्रिक एसिड तो इससे भी ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, कहीं ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो जब पारा सर तो नाइट्रोफिनॉल यहाँ पे एफर्वेसेंस कर रहा है, SIR या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आता है। नहीं होता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता भी है तभी भी 3 NO2 है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है एक छोटा सा केस, बाकी इलेक्ट्रॉन में ड्राइंग को चेंज थोड़ी ना कर सकते। पिक्रिक एसिड काफी स्ट्रॉन्ग एसिडिक बिहेवियर शो करता है, और SIR इफेक्ट यहाँ पे नहीं लगता है, OH ग्रुप की वजह से SIR नहीं आता है। और कोई डाउट? एक्सरसाइज 2 में। एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 2 में अच्छा अच्छा सवाल था। अगर कोई डाउट नहीं पूछ रहा है तो हम सवाल पूछ देंगे, तो उसके बाद सबका बैंड बजेगा। बताओ एक्सरसाइज 2 में 15 क्वेश्चन नंबर 16। 15 ये 16 भी 15, दोनों। 15, 15 नंबर ये सवाल। हाँ बट सर इसका डी होगा ना? इसका डी ऑप्शन होगा आंसर। तो बी NBS दिया हुआ बी अलाइलिक दिया पोजीशन, हुआ है।
बी? नहीं नहीं, करेक्शन करा लो, इसमें करेक्शन करवा चुके थे यार, हमको ध्यान है। डी ऑप्शन आंसर होगा। और 16। क्वेश्चन नंबर 16 में HBr के साथ R2O2 peroxide इफेक्ट। तो अंदर वाले पे नॉर्मली Br ऐड होना चाहिए कार्बोकैटायन के केस में, तो उसका उल्टा प्रोडक्ट बना लो, वो तो बाहर वाले पे समझ Br गए। ऐड होगा। क्वेश्चन नंबर 16 के अलावा और कोई डाउट? बस दो ही 27। लोग डाउट पूछ रहे हैं, 2 या 3 ही लोग डाउट पूछ रहे हैं। कौन सा? 27। 27। केवल तान्या मेहनत कर रही है और अश्मिता मेहनत कर रही है और अर्पित मेहनत कर रहा है, बाकी लोग बस बकैती कर रहा है। द प्रोडक्ट वाया ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऑफ 1 ब्यूटाइन वुड बी। बेस्ट। कैसे कैसे घटिया घटिया सवाल पूछ रहे हैं पे। 1 ब्यूटाइन वुड बी, पहले तो 1 ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। ये 1 ब्यूटाइन हो गया, इसका हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन करा रहे हैं। HgSO4 का एडिशन कराना है अपने को। इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 वाटर रहता ही रहता है, तो इस केस में हम लोगों का ये प्रोडक्ट बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। मार्कोव-निकोव एडिशन के हिसाब से ये OH आएगा। इसका हम लोग टॉटमराइजेशन करा देंगे क्योंकि इनॉल वाला पार्ट अनस्टेबल होता है, तो हम लोग को 2 ब्यूटेनॉन मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट बन जाएगा अपना, ऑप्शन ए दिख रहा है साफ साफ। तो और क्वेश्चन कोई देख के डाउट? ब्लैंक हो जा रहा है। क्वेश्चन देके ब्लैंक होगा ही होगा, पहली बार सीख रहे हैं अभी। अब रिवीजन मोड में थोड़े ना बैठे हुए कि एकदम से बिल्कुल क्वेश्चन देखते एकदम सब कुछ चमक जाएगा। मजाक चल रहा है क्या? पहले देखो कि हाँ एग्जैक्टली हम लोग क्या क्या चीजें कर रहे हैं। ब्लैंक हो रहा है, अच्छी चीज है, तो डाउट पूछा, अगली बार देखेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन। एटलीस्ट देखो इसमें रिलेशन क्या क्या निकालना होगा, तुम लोग को नोट्स में पढ़ते वक्त ये चीज ध्यान रखने का है, ये सबको करना होता है। यहाँ पे वर्ड देखा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, तो बस इतना चमकना चाहिए कि हाँ ऑक्सीमर्क्यूरेशन कहाँ पे पढ़ा था, तो चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पढ़ा था, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में। पलट के देखो उसको कि वहां पे क्या है। और अल्काइन का रिएक्शन है, तो अल्काइन के रिएक्शन में हम तो एक इनफैक्ट तुम लोग अल्काइन का सारा रिएक्शन एक जगह करा दिया है, तो अल्काइन के रिएक्शन में और की ऑक्सीमर्क्यूरेशन कहाँ पे दे रखा है ये देख लेंगे। तो उसको देखो, फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। खुद से ब्लैंकली क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, इनिशियल स्टेज में सॉल्व करना भी नहीं है ब्लैंकली क्वेश्चन। रिएजेंट आपको देख के आंसर तक पहुंचना है। ये चीज एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो दूसरे बार अपने आप याद होना शुरू हो जाएगा, उसका ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा। क्योंकि आगे जाने के बाद सिक्वेंशियल रिएक्शन आएगा, तो सिक्वेंशियल रिएक्शन में क्या होता है ना, जब पुराने रिएजेंट्स उसमें यूटिलाइज होंगे तो अपने आप धीरे धीरे याद होना शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए सोचने का नहीं है ज्यादा। और कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 27 के अलावा? नोट्स कॉपी से। नोट्स कॉपी से बताओ, क्या डाउट है नोट्स कॉपी से? सर ओर्स रिएक्शन में पहले इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होता है, उसके बाद इंटरमोलिकुलर होता है ना? एक केस में पहले इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होता है, उसके बाद इंटरमोलिकुलर होता है। हर एक केस में, जितने भी केसेस हमें, ये जनरल पॉइंट हम बार बार मेंशन करेंगे, इनफैक्ट एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स मेंशन होगा। अगर इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर दोनों रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है तो पहले प्रेफरेबली हम लोग इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कराते हैं। सर ठीक है, उसमें क्वेश्चन था, इसमें नहीं हो रहा था। एक मिनट रुक जाओ, पेज नंबर कुछ बताएगा? 61। पेज नंबर 61। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में ये वाला क्वेश्चन। यस सर। इस केस में जो प्रोडक्ट है ना वो बन ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है उसके बनने का, इसीलिए इंटरमोलिकुलर रिएक्शन हुआ है। इंट्रामोलिकुलर प्रेफरेबल है, बट इस केस में प्रोडक्ट अगर बनेगा तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन के आएगा ना। कहाँ गया अभी ड्राइंग? हाँ, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन के आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये वो बन ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा स्ट्रक्चर। जैसे ब्रेड स्टूल है ना, ब्रेड स्टूल में तो फिर भी ब्रिज हेड होता है, ऐसा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम लोग का डबल बॉन्ड बन पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्लानर स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो इसमें तो ऑलमोस्ट वैसा ही स्ट्रक्चर है, ब्रिज हेड के जैसा, तो डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ तो बिल्कुल वहां पे डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, तो इस वजह से यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन नहीं हो रहा है, इंटरमोलिकुलर हो रहा है। तो ये भी तो देख लो ना कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट भी तो बनना चाहिए। प्रोडक्ट बनने लायक है ये नहीं है, नहीं सर हम तो इंट्रामोलिकुलर ही कराएंगे, आप ही बोला था इंट्रामोलिकुलर कराना होता है। और कोई डाउट किसी को तो बताओ, बताओ भाई सर जल्दी एक अगर कोई मैकेनिज्म डाउट का है तो। फोटो भेजा हूँ, वो बताइए सही है कि नहीं। एक मैकेनिज्म का फोटो भेजा हूँ? क्या फोटो भेजा हूँ? बड़ा भारी मैकेनिज्म पूछ दिया है। सर ये दोनों हम्म, मतलब
एक सेकंड रुक जा। हाँ बोलो क्या दिक्कत है। सर ये दोनों में से कौन सा होगा, मतलब इधर से OH के साथ कंबाइन करेगा या वो RCO माइनस के साथ कंबाइन करके बनेगा? बढ़िया सवाल पूछा होता। अगर पूछना ही है तो ये पूछ लिया होता तो ज्यादा बेटर होता आपकी जिंदगी के लिए, कि सर ये वाला ऑक्सीजन जाएगा कि ये वाला ऑक्सीजन जाएगा, यहाँ वाला ऑक्सीजन जाएगा, मतलब वही कार्बोकैटायन पे ऐड होगा यहाँ, या फिर यहाँ वाला ऑक्सीजन जाएगा, तो ज्यादा बेटर सवाल होता। दोनों ही जाएगा, फर्क नहीं पड़ रहा है, जिसको भेजना है भेज दो। और जहां तक बात रही तुम्हारे केस का कि यहाँ पे तुम O माइनस जो लिख दिया है, पहला चीज ये होगा कि RCO माइनस वाला पार्ट बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होगा। वीक एसिड है, सबको मालूम है, यानी कि इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं हम लोग कि वीक एसिड है। तो RCO माइनस वाला जो पार्ट है वो बहुत ही कम बनेगा। इनफैक्ट अगर ये रिएक्शन कराते भी हैं तो ऊपर जैसे जस्ट ऊपर में देखो, एकदम बिल्कुल ऊपर में जो लिखा हुआ है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, हाँ यहाँ पे H+ दे रखा है, मतलब एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं तो थोड़ा आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक इक्विलिब्रियम में जाता है, कॉमन आयन इफेक्ट, तो H+ के प्रेजेंस की वजह से कॉमन आयन इफेक्ट होगा। तो पहले ही डिसोसिएशन वीक है, अभी और डिसोसिएशन और एक्स्ट्रा वीक हो जाएगा। तो इसका मतलब एक तो ये पार्ट एग्जिस्ट ही बहुत कम करेगा, बहुत कम करेगा। तो जैसे अगर तुम लोग को याद हो, एक हम लोग जो केस का डिस्कशन कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाले पार्ट में, कि इसका रिएक्शन अगर हम लोग Br2 के साथ कराते इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो उस केस में पहले तो Br ऐड हो जाता है, लेकिन दूसरे स्टेप में Br का एडिशन हम लोगों का नहीं होता है, रेदर वाटर का एडिशन होता है। क्यों होता है वाटर का एडिशन? क्योंकि एक्सेस अमाउंट में सॉल्वेंट वाला पार्ट, और Br माइनस बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में है। तो इस केस में जो अपना ये रिएजेंट है, ये वाला पार्ट माइन्यूट अमाउंट में है, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में है, तो अपने किसी काम का नहीं है। तो इस वाले को तो वैसे भी कंसिडर मत करो, ये तो रिएक्शन में आ ही नहीं रहा, बहुत माइन्यूट केस के फॉर्म में आ रहा है। अब मेन पॉइंट ये है कि आ रहा है कौन सा पार्ट, ये पार्ट नॉर्मल न्यूट्रल कार्बोक्सिलिक एसिड। अब न्यूट्रल कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट में हम लोग के पास दो स्कोप है, दो पॉसिबिलिटीज है जहां से हम लोग काम आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें एक ये ऑक्सीजन वाला पार्ट हो गया और दूसरा OH वाला पार्ट। प्रोडक्ट दोनों से सेम बनेगा, प्रोडक्ट में वेरिएशन नहीं है, बट कौन से ऑक्सीजन का लोन पेयर जाना चाहेगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर लो कि ये वाला पार्ट जाना चाहेगा प्रेफरेबली एज कम्पेयर टू दूसरा वाला पार्ट। बहुत अच्छा सवाल तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, इसमें ये एक्सप्लेनेशन का पार्ट अच्छा है, कॉमन एंड इफेक्ट वाला पार्ट। वो तुम लोगों के लिए भी एक जिंदगी का नया पर्सपेक्टिव है कि सर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री को आयनिक इक्विलिब्रियम से कैसे, फिजिकल केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक से कैसे रिलेट कर सकते हैं। इसीलिए एक टीचर को ना फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब पढ़ाने आना चाहिए, भले वो पढ़ाता हो या नहीं पढ़ाता अलग चीज है, बट आना चाहिए सारा कुछ पढ़ाना। क्योंकि उसके बाद ही आप लोग इस पर्सपेक्टिव पे बात कर सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम या किसी भी रैंडम टॉपिक, केमिकल इक्विलिब्रियम को हम लोग कैसे बाकी टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं, किसी भी थियोरेटिकल टॉपिक, किसी भी ऑर्गेनिक वाले टॉपिक से कैसे रिलेट कर सकते हैं। मजा आता है उससे, रिलेशन निकालने में मजा आता है। और कोई डाउट तो बताओ। और कुछ भेजा है क्या जी? नहीं। और कोई डाउट है तो बताओ। चलो ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो आज बड़ा मजेदार टॉपिक पढ़ेंगे। अब तुम लोग की जिंदगी में आसान आसान टॉपिक आएगा, वो ज्यादा कुछ भारी नहीं रहेगा। हाँ ये है कि अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक रहेगा, तुम्हारी जिंदगी में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, बट उसका कंफ्यूजन के लिए हम लोग ये डिस्कशन का पार्ट रखेंगे, एक दिन का लेक्चर। और उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी है जो ऑप्शन के हिसाब से अपने को बिहेव करानी होंगी, तो उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन की बात करते हैं। पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। 50% पार्ट इसका ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं है इसमें, बट उसके हम लोग थोड़े डिटेल्ड एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग 2-3 बाइफर्केशंस की बात करेंगे, 2-3 टाइप्स की बात करेंगे। बस यही सब डिस्कशन चलेगा, बाकी अदरवाइज तो इसमें कुछ बचता ही नहीं है, मेरे हिसाब से तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। हम लोग एक टर्म यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन, अगर तुम लोग को याद हो तो सबसे पहले दिन यही चीज डिस्कशन किया था हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो भी काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और जब हम लोग अपना लिविंग ग्रुप, इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे भी हम एग्जैक्टली वही रिएक्शन लिखे थे कि अगर हम लोग का एक न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट अल्काइल लाइट के साथ कंबाइन करता है तो RNU का फॉर्मेशन और X- बनता है। ये हम लोगों का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है।
बस हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाले पार्ट में यहाँ पे बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन दो तरीके का हो सकता है। हम लोगों को मतलब है अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट से इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो हम लोग उसी चीज का डिस्कशन करेंगे। 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है थोड़ा, एक अब चलो ध्यान दो। तो उस केस में जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नॉर्मली दोनों सब्स्टिट्यूशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होता है और न्यूक्लियोफिलिक भी होता है। तो प्रिसाइजली कभी भी अगर सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे हम लोग तो ये ध्यान रखना पड़ेगा अपने को कि कौन से सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक की बात कर रहे हैं हम लोग कि न्यूक्लियोफिलिक की बात कर रहे हैं। ऑल्दो इलेक्ट्रोफिलिक में बड़ा एक अच्छा चीज है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का केस केवल एक ही केस में होता है, बेंजीन के केस में, केवल एक बेंजीन रिंग के केस में। अदरवाइज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और कहीं होता नहीं है। तो अगर कोई इन जनरल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल दिया तो बाय डिफॉल्ट मान लिया जाता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही केस होगा, क्योंकि थोड़ा जनरलाइज केस है। ये 2-3 कंपाउंड में, अल्काइल लाइट में भी होता है या फिर तुम्हारे अल्कोहल में भी होता है, ईथर में भी होता है। तो इसीलिए हम लोग ओवरऑल इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को जनरली कंसिडर कर लेते हैं। बट क्या बोल सकते हैं, बाय डिफॉल्ट मान करके मत चलना हमेशा कि ऐसा ही होता है। हमेशा सब्स्टिट्यूशन में दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जब हम लोग बेंजीन का रिएक्शन देखेंगे, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, तो सबसे पहला टॉपिक वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही आएगा। उसको हम लोग कॉमनली ESR रिएक्शन बोला करते हैं। जब टाइम आएगा तो पता चल जाएगा। बाकी जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं तो उस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोगों के पास ओवरऑल 4 रिएक्शन है वैसे तो। एक रिएक्शन हम लोग SN1, दूसरा रिएक्शन हम लोग SN2, तीसरा रिएक्शन हम लोगों का SNI, चौथा रिएक्शन हम लोगों का SNNGP, जिसमें NGP रिएक्शन और SNI ये पार्ट हम लोग काफी आगे डिस्कस करेंगे। इन सबको सिखाने का मतलब है कि हम लोगों का तब तक अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर तक का टॉपिक कंप्लीट हो गया। फिनॉल तो कवर नहीं होगा, एरोमेटिक कंपाउंड का पार्ट है, बट अल्काइल लाइट एंड अल्कोहल ये सारे टॉपिक्स कवर हो गए। तब ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स की जैसा होगा। एक एक पेज का टॉपिक है। रिएक्शन भी बहुत ही लिमिटेड 2-3-4 टाइप के हैं, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के केसेस होंगे जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। SNI रिएक्शन और दूसरा SNNGP बहुत ही स्पेसिफिक टाइप के रिएक्शंस है। ये मतलब जनरलाइज नहीं कर सकते, जबकि SN1 SN2 हम लोग बहुत ही जनरलाइज कर सकते हैं। अल्काइल लाइट में भी एप्लीकेबल होता है और अल्कोहल वाले पार्ट में भी एप्लीकेबल होता है हम लोगों के लिए। तो नॉर्मली जैसे अगर मान लो हम लोग SN1 या SN2 रिएक्शंस की बात करें, जो अभी से हम लोग शुरू करेंगे डिस्कशन में, बहुत सिंपल सा चीज होगा, देख के मालूम पड़ जाए क्या है। बस हाँ ये है कि SN1 जब सीखेंगे तो बड़ा आसान लगेगा कि SN1 में कुछ नहीं है, बहुत आसान लगेगा। बट जब SN2 सीखेंगे तभी भी आसान लगेगा, बट थोड़ा कंफ्यूजन आएगा कि सर यही नहीं समझ में आ रहा कि SN1 कब कराना है कि SN2 कब कराना है। फिर आगे जाने के बाद जस्ट इसके आगे अगला टॉपिक होगा इलिमिनेशन। वहां पे आएगा E1 इलिमिनेशन एंड दूसरा E2 इलिमिनेशन। E1 भी आसान लगेगा, E2 भी आसान लगेगा। दिक्कत बस यही आएगा कि सर ये नहीं समझ में आता कि इन चारों में कराना कौन सा है। उस एक चीज का छोटा सा हम डिस्कशन रखेंगे, और तुम लोग को एक बुक में हम कुछ पार्ट पढ़ने के लिए बोलेंगे तो ज्यादा बेटर इंसाइट मिल पाएगा तुम लोगों को कि कब हम लोग कौन सा रिएक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बट उसके लिए 2 पॉइंट्स को अपने को ध्यान रखना ही रखना होगा। जो हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 SN2 E1 E2 डिस्कस करेंगे वो सबसे मेजर पॉइंट होगा।
ये सबसे मेजर पॉइंट होगा जो अपने को ध्यान रखना होगा डिसाइडिंग फैक्टर के लिए कि कौन सा रिएक्शन कराना है। और दूसरा, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑप्शन पे नजर रखना होगा। सवाल में भले ही रिएजेंट कुछ भी दिया हो, बट अगर सवाल को रिक्वायर्ड है SN1 के हिसाब से प्रोडक्ट, तो SN1 वाला ही प्रोडक्ट बनाएंगे, भले वो कंपाउंड SN1 देता हो या ना देता हो, उससे मतलब नहीं है। फिर SN1 में प्रोडक्ट कम देता हो, बट अगर रिएक्शन को रिक्वायरमेंट SN1 की है एक गिवन क्वेश्चन में, तो हमको SN1 ही कराना पड़ेगा। अगर रिएक्शन को रिक्वायरमेंट E1 की है तो अपने को E1 के थ्रू ही काम करके देखना पड़ेगा। अगर मेंशन कर दिया क्वेश्चन में कि E2 के हिसाब से प्रोडक्ट बना, तो E2 के हिसाब से ही प्रोडक्ट बनाना होगा। ये दूसरा फैक्टर होगा जो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अल्काइल हैलाइड चारों रिएक्शन कर सकता है, चारों, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि 100% एक रिएक्शन है और दूसरा एकदम बिल्कुल नहीं हो रहा। हमेशा चारों रिएक्शंस होते हैं। एक का अमाउंट ज्यादा होता है, काफी मेजर अमाउंट में होता है, 70, 80, 90%, 95% होता है, लेकिन हमेशा चारों रिएक्शंस होंगे। SN1 भी होगा, SN2 भी होगा, E1 भी होगा एंड E2 भी होगा। तो इस केस में ऐसा बोलना कि केवल यही रिएक्शन है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। लेकिन हम लोग जब भी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो जो मेजर पाथवे है रिएक्शन मैकेनिज्म का, उसके थ्रू हम लोग जाने की कोशिश करते हैं, हमेशा मेजर पाथवे के थ्रू जाने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बेसिक पॉइंट है जो अपने को थोड़ा ध्यान रखना होगा इस केस में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने, कौन सा रिएक्शन पहले चूज किया जाए भाई, SN1 या SN2? चलो पहले SN1 कर लेते हैं आज, फिर उसके बाद हम लोग SN2 का नंबर लगाएंगे। सैटरडे को हम जो क्लास था उसको 2 पार्ट में इसलिए ब्रेक किए थे, ये पहले हाफ में हम SN1 कर लेते, दूसरे हाफ में SN2 कर लेते, और बीच में उत्कर्ष सर का क्लास आ गया तो हम ऐसा हाफ डिवाइड ही नहीं कर पाए। हम चाह रहे थे कि हम एक ही दिन में दोनों लेक्चर पढ़ाए तो ज्यादा मजा आता तुम लोगों को, बट ठीक है। SN1 वाले पार्ट का डिस्कशन करते हैं। एक सिंपल सा सिनेरियो है अपने पास। अगर मान लो हम लोग के पास टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड है, टर्शरी ब्यूटाइल ये वाला पार्ट हो गया, टर्ड ब्यूटाइल भी बोल सकते हैं। अगर इसका रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ कराते हैं, तो इस केस में प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोगों का जो हेलोजन है वो हटेगा, उसके जगह वाटर के तरफ से न्यूक्लियोफाइल OH माइनस आएगा यहाँ पे। और उसके अलावा हम लोग प्रोडक्ट में HBr लिख सकते हैं, ऑल्दो HBr अपने किसी ज्यादा काम का नहीं है, बट चलो लिखना है तो लिख लो, तुम्हारी मर्जी है, हम तो नहीं लिखा करेंगे, स्कूल की एग्जाम में तुम लोग को लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में हम लोग का लिविंग ग्रुप हटा और लिविंग ग्रुप की जगह पे हम लोग का न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट अटैच हो गया। इस चीज को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल सकते हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर में जो SN1 लिखा है हम लोगों ने, इस SN1 वाले पार्ट में S हम लोगों के सब्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा, N वाला पार्ट हम लोगों के न्यूक्लियोफाइल को या न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा, और 1 वाला पार्ट हम लोगों के यूनिमोलिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा। ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। सबसे बेसिक चीज थोड़ा ध्यान रखने का है। अब इसमें हम लोग नॉर्मली एक छोटा सा पॉइंट अराइज करा सकते हैं। मान लो हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो ये तो रिएक्शन तो आसानी से हो गया, इससे सिंपल तो कुछ हो नहीं सकता। बट जितना ही सिंपल दिख रहा है ऐसा नहीं कि इतना ही सिंपल है, थोड़ा इसमें हम लोग को मैकेनिज्म का ध्यान रखना है। मैकेनिज्म के हिसाब से इसलिए चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी है क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, और जब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है तब उस केस में हम लोगों का एक प्रॉब्लम आता है कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट का। तो ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा कि जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच्ड है वहीं पे न्यूक्लियोफाइल रहे, ये हम लोग डिस्कशन करेंगे। दूसरा एक और अभी पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे, पढ़ाते हैं उस चीज पे। सबसे पहले स्टेप में हम लोग का जो कार्बन चेन वाला पार्ट है, उस कार्बन चेन वाले पार्ट में पहले लिविंग ग्रुप हट जाता है। क्यों हटता है, इसके पीछे बड़ा अच्छा रीजन है। ये रीजन तुम लोगों को पढ़ना होगा बुक से, अगर किसी का मन किया पढ़ने का तो पॉला ब्रूस में ये चीज दे रखा है, बड़ा अच्छे से दे रखा है। अगर कोई पढ़ के समझने की कोशिश करेगा तो उसको बहुत ही मजा आएगा, बट हम उसका डिस्कशन नहीं करेंगे, बस हम ये बता देंगे हाँ ठीक है यहाँ से हेलोजन हटता है। जब हेलोजन हटता है तो हम लोग का कार्बोकैटायन बनता है। तो कार्बोकैटायन को हम ऐसा दिखा देते हैं, थोड़ा प्लानर स्ट्रक्चर टाइप से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, तो वाटर प्रेजेंट है और हम लोगों ने ऐसा इलेक्ट्रोफाइल तो अभी तक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में देख ही रखा है। मालूम है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था, पहले H+ ऐड होता था, H+ ऐड होने के बाद कार्बोकैटायन बनता था, कार्बोकैटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल ऐड होता था। इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो जब वाटर ऐड होगा तो OH2+ बनेगा, यहाँ से हम लोग H+ को रिमूव कर देते हैं, तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोगों को आराम से यहाँ पे OH का फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये हम लोगों का एक बेसिक स्टेप है। तो इसलिए मैंने बोला है कि उसमें 50% पार्ट तुम लोगों ने देख रखा है, ये देख रखा है तुम लोगों ने, केवल ये नया पार्ट है कि हम लोगों का लिविंग ग्रुप वाला पार्ट हट गया। बट लिविंग ग्रुप अपने आप से क्यों हटा, ये जानने की कोशिश करो। स्पेशली जो है ना JEE एडवांस वाले लोग और ओलंपियाड वाले लोग, वो जानने की कोशिश करो, बहुत मजेदार चीज है, बहुत मजा आएगा। लिविंग ग्रुप हटा
और उसके बाद कार्बोकेटायन बना, कार्बोकेटायन बनने के बाद न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ और हम लोग का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब इस पूरे स्टेप में अगर हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात करें तो पहले स्टेप में हम लोग का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, पहला चीज, एंड कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा। दूसरे स्टेप में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा और कार्बोकेटायन खत्म भी हो रहा है। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं जिस स्टेप में हम लोगों का अनस्टेबल स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है, एक तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा पहला चीज, तो इसलिए थोड़ा स्लो स्टेप होगा, और अनस्टेबल स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा तो स्लो स्टेप होगा। अगर स्लो स्टेप है इसका मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन टेक्स प्लेस इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और इसके वजह से हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 का रेट आराम से सोच सकते हैं। बट उस सवाल में आने से पहले हम एक छोटे से सवाल में आएंगे। ये सवाल में ऊपर मेंशन किया हम यूनिमॉलिक्यूलर मेंशन तो कर दिए हैं, बट ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मल्टी स्टेप रिएक्शन है। मल्टी स्टेप रिएक्शन का हम लोग मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कर सकते हैं क्या? बताएगा कोई? मल्टी स्टेप रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन किया जा सकता है क्या? हम लोग केवल यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कर सकते हैं, मल्टी स्टेप का नहीं डिफाइन कर सकते। तो यूनिमॉलिक्यूलर बोलना थोड़ा गलत है, बट ठीक है, इतना भी गलत नहीं है। हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के हिसाब से चीजें बोल सकते हैं। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से हम लोग कैसे यूनिमॉलिक्यूलर बोल रहे हैं, इस चीज को देखने के लिए हम लोग जो रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखा करते थे उस चीज को यूज कर सकते हैं। रेट लॉ के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ या फिर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट प्रेजेंट इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ऐसा मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो हम लोग का सबस्ट्रेट है उसके अमाउंट के ऊपर हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो इस पूरे स्टेप में हम लोग का केवल एक ही स्पीसीज इन्वॉल्व है और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। वाटर जो न्यूक्लियोफाइल था तो बाद में आया, पहले स्टेप में केवल हम लोग का सबस्ट्रेट ही प्रेजेंट है। तो इस केस में रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब जिसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, और क्योंकि एक ही स्पीसीज है पावर 1 भी चल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग रेट का एक्सप्रेशन लिखे तो रेट विल बी इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर पावर 1 आराम से मेंशन कर रखे हैं। तो पूरे स्पीसीज में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है पूरे रिएक्शन के मैकेनिज्म में, उसमें हम लोग का एक ही स्पीसीज इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब यूनिमॉलिक्यूलर हम लोग इस सेंस में बोल सकते हैं। और अगर ढंग से सोचे हम लोग तो हम लोग का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी दिया हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है यहाँ पे। तो अब केमिकल काइनेटिक्स से यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है अपने ऑर्गेनिक में मालूम पड़ रहा होगा तुम लोगों को। कभी भी कोई बुक उठा के देखना है स्टैंडर्ड, उसमें सबसे शुरुआत में थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स दोनों को एक्सप्लेन किया जाता है, एक चैप्टर केवल इसी के ऊपर होता है, ताकि तुम लोग को आइडिया लग पाए कि क्या सिग्निफिकेंस है काइनेटिक्स का या फिर थर्मोडायनेमिक्स का यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट फर्स्ट है, और उसको हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर बोल करके भी चल रहा है। ऑल्दो मल्टी स्टेप रिएक्शन का हम लोग मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते, बट मल्टी स्टेप के सिंगल स्टेप्स का मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन किया जा सकता है, रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं किया जा सकता है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखने का है। तो स्टेप बड़ा सिंपल सा है, पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन बनने के बाद हम लोग का वाटर का एडिशन या जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा, प्रोडक्ट आराम से बनाया जा सकता है। अब तुम लोग को बस एक चीज देखना होगा यहाँ पे, इन जनरल जो हम लोग का न्यूक्लियोफाइल होगा वो हम लोग का सॉल्वेंट खुद ही होगा। इन जनरल सॉल्वेंट नहीं होगा तो इसके इसमें SN1 हो ही नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल होगा। नॉर्मली होता है बट ऐसा नहीं कि हमेशा होगा। नॉर्मली यही होता है कि सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल होता है। सॉल्वेंट ही अगर न्यूक्लियोफाइल होता है तो हम लोग एक छोटा सा वर्ड मेंशन कर देते हैं, SN1 रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज सॉल्वोलिसिस, क्योंकि सॉल्वेंट ही रिएक्शन के जैसा मतलब रिएक्टेंट के जैसा बिहेव करा रहा है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो सॉल्वोलिसिस रिएक्शन बोल सकते हैं। तो एक चीज हमेशा आएगा कि अगर मान लो जैसे वाटर था तो वाटर में तुमको देखना पड़ेगा कि निगेटिवली पार्ट मतलब न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्या है। जैसे मान लो अल्कोहल है तो अल्कोहल में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्या होगा, तो RO माइनस निकल के आ जाएगा, H+ अलग हो जाएगा। सिमिलरली जो भी हम लोग न्यूक्लियोफाइल लेने की कोशिश करेंगे, जो भी हम लोग सॉल्वेंट लेने की कोशिश करेंगे, उसका हम लोग को न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जज करना होगा प्रोडक्ट बनाते वक्त। दूसरा, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो रहा है हम लोगों के, ऐसा लिख देते हैं, कार्बोकटायन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस या फॉर्म इन द RDS, therefore कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस। ये बहुत ही बेसिक रूल है, यूनिवर्सल रूल है।
अगर कभी भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होगा ही होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक रूल है जो अपने को ध्यान रखने का है। तो जब भी कभी प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट अपने को चेक करना ही करना है। तो कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं अभी तुम लोगों को स्क्रीन पे। फैक्टर्स की बात अभी नहीं करेंगे, फैक्टर्स की बात हम लोग जब सबसे लास्ट में करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तुम लोगों को कि इन केसेस में प्रोडक्ट क्या बन सकता है। अच्छा हाँ, एक और चीज, ये सबसे मजेदार चीज है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर तुम लोगों को याद हो तो ये हमारी दूसरी बार रिपीट करेंगे, उसके बाद एक दो बार तीसरी बार भी रिपीट करेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री, सबसे पहले स्टेप में हम लोगों ने जब रिएक्शन कराया तो हम लोग के पास अल्काइल हैलाइड था, फिर कार्बोकेटायन बना, फिर वापस से कुछ प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, सबसे शुरुआत में कार्बोकेटायन, सॉरी, सबसे शुरुआत में हाइब्रिडाइजेशन sp3 था। फिर जब कार्बोकेटायन बना तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ। फिर जब उसके बाद प्रोडक्ट बना तो हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया। और एक चीज हम शायद मेंशन किए थे तुम लोगों को, अगर याद हो तो, कि जब भी कभी हम लोगों का sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp3 में कन्वर्ट होता है और अगर एक कायरल सेंटर जनरेट हो रहा होता है तो हमेशा R+S कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मेशन होता है। ये चीज हम शायद तुम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में भी बताए थे, वापस से यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। जब भी sp2 एटम sp3 में कन्वर्ट होगा तो उस केस में अगर कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है तो R+S दोनों ही कॉन्फ़िगरेशंस का फॉर्मेशन होगा। ये अपने को ध्यान रखने का है। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम चीज है, मतलब बोल सकते हैं रेसमाइजेशन विल टेक प्लेस, बट स्टिल सेम चीज, रेसमाइजेशन 100% नहीं होता। रेसमाइजेशन तब होगा जब पूरे कंपाउंड के अंदर एक ही कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है जहां रिएक्शन हो रहा है। अगर कंपाउंड में पहले से कहीं और कायरल सेंटर, ऐसा केस हम लोग डिस्कस किए थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, तुम लोगों को याद होगा, तो अगर कहीं और कायरल सेंटर है तब रेसमाइजेशन नहीं बनेगा। रेसमिक मिक्सचर तभी बनेगा जब एक ही कायरल सेंटर है। उस पॉइंट पे जहां पे रिएक्शन हो रहा है, उस पॉइंट पे रेसमाइजेशन हो रहा है, R+S बन रहा है, लेकिन पूरे रिएक्शन में हो सकता है रेसमिक मिक्सचर ना हो। तो इसलिए रेसमाइजेशन थोड़ा एक कंडीशनल पार्ट आएगा, बट इन जनरल यही बोला जाता है, रेसमाइजेशन विल टेक प्लेस ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन। ऐसा हम लोग नॉर्मली अपने लैंग्वेज में बोला करते हैं। इस एक चीज को थोड़ा ध्यान रखने का है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में इसमें ज्यादा कुछ हम बता नहीं पाएंगे अभी, मतलब बताने का क्या, क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, कितने प्रोडक्ट बनेंगे एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, ये क्वेश्चंस के थ्रू ही हम लोग आराम से डिस्कस कर पाएंगे। तो ज्यादा बेटर है। कोई डाउट है यहाँ तक के पार्ट में तो आराम से पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। सर आरडीएस में वाटर का कुछ रोल नहीं है? आएगा रोल, जो मैंने पढ़ने बोला है तुम लोगों को उसको पढ़ना तो पता चल जाएगा वाटर का क्या रोल है। अब मान लो वाटर का रोल तुम पूछा, हम बोल रहे हैं कि वाटर की जगह हम यहाँ पे कुछ और भी यूज कर सकते हैं, अल्कोहल यूज कर ले, तो फिर तो अल्कोहल का रोल पूछो। फिर बोलेगा सर इसमें अमोनिया डाल, तो अमोनिया का भी रोल पूछो। रोल चेंज हो जाएगा, मीडियम चेंज हो सकता है, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं सॉल्वोलिसिस रिएक्शन है, सॉल्वेंट का रिएक्शन है। हाइड्रोलिसिस पढ़े थे ना हम लोग यानी कि इक्विलिब्रियम में, वही चीज है। जब सॉल्वेंट रिएक्टेंट के जैसा बिहेव करता है दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। और कोई डाउट किसी को तो बताओ, बोलो अगर कोई डाउट है तो। चलो अगर डाउट नहीं है तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, ट्राई करके देखो। तो छोटा सा 5 6 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने दे रहे हैं, ट्राई करके देखो। और कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट के केसेस का ध्यान रखना, अभी बस प्रोडक्ट बनाना सीखना है तुम लोग, कितना प्रोडक्ट बन सकते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म का तुम लोग को एक्स्ट्रा ध्यान रखना ही रखना है। फाइंड द प्रोडक्ट्स, अब उसमें फाइंड द प्रोडक्ट्स वाले पार्ट में अगर स्टीरियो आइसोमर मेंशन किया हुआ रहेगा तो अलग से रहेगा, जो तुम लोग को ध्यान रखने का है। बाकी ट्राई करके देखो सवाल। और मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट सारे बनाने हैं, जितने भी प्रोडक्ट बन सकते हैं वो सारे के सारे बनाने हैं। और ये सब क्वेश्चन हम इसलिए करा रहे हैं ताकि तुम लोगों का जो ये है क्या बोलते हैं उसको, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, इन सब चीजों का प्रैक्टिस हो जाए तुम लोग के लिए अच्छा रहेगा। नोट करते जाओ पहले क्वेश्चन एक लाइन से, उसके बाद हम लोग बात करेंगे।
ट्राई करते जाओ सवाल। ट्राई करो, पहले इतने सवाल ट्राई करो एक बार, और इसमें कहीं भी कोई डाउट होगा तो पूछ जाना। सर इसमें बस मेजर और माइनर प्रोडक्ट निकालना है। सारे सारे प्रोडक्ट। इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। एक बार ऊपर कीजिए ना। चलो ऊपर।
रवि का तो डन हो गया भाई, बाकी लोग ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो, जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा पूछते हैं।